ठीक है। सभी। नमस्कार साथियों। मैं अरुणिमा उत्तर प्रदेश की संयोजक हूँ इंडियन यूथ फोरम की। आज का जो वेबिनार है वो हम जो युवा अपनी भूमिका किस तरह से अलग अलग मुद्दों पे निभा सकते हैं। जो आज का जो दिन है वो गर्ल्स चाइल्ड राइट्स को लेकर है, कि इसलिए ये दिन मनाया जाता है कि ताकि हम ऑब्जर्व कर सकें कि हमारी जो बच्चियां हैं और जो लड़कियां हैं उनके अधिकारों के प्रति वो कितना जागरूक है, क्या वो उनके अधिकार उन्हें मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, शिक्षा की पहुंच उनके पास कहाँ तक है, हेल्थ की समस्या है, न्यूट्रिशन की समस्या है, इनइक्वलिटी की समस्या है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो हमारे युवा वर्ग साथी हैं जो अलग अलग एनजीओ में भी काम करते हैं, वो इन सारे सामाजिक मुद्दों पर काम कर रहे हैं और वहां पे बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी कहीं ना कहीं हमें अपने आप को हम कमजोर सा पाते हैं और सोचते हैं कि अगर अगर हम इनके लिए और क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो इस दिन की जो शुरुआत है 2012 में यूएन ने घोषित किया था। पूरी दुनिया में देश भर में मनाया जाता है ये, ताकि हम अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर उनकी हेल्थ को लेकर हम उनकी समस्याओं को समझ सकें, उनका निवारण कर सकें, उन्हें आगे फ्रंट लाइन में ला सकें। जहां भी वो हिंसा का शिकार हो रही हैं, जहाँ उन्हें वो मतलब कैपेबल हैं कुछ करने के लिए, उनके मन में जागरूकता है, इच्छा है कुछ कर पाए, लेकिन कुछ अगर गांव में स्कूल नहीं है तो वो आगे नहीं पढ़ पाती है, या माता पिता की अर्निंग कमजोर है तो वो आगे नहीं पढ़ पाती है। तो ये जो छोटे मुद्दे हैं इनको लेकर हम कैसे इनका हम आगे उन लड़कियों को मार्गदर्शित करें, हम अपनी तरफ से क्या युवा इसमें भूमिका निभा सकते हैं, चाहे स्कूल में एडमिशन को लेकर हो, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हो, हिंसा को लेकर हो। तो आज का जो वेबिनार है वो इंडियन यूथ फोरम इसको कर रहा है, जो अलग अलग मुद्दों पे हम लगातार वेबिनार करते आ रहे हैं। तो मैं इंडियन यूथ फेडरेशन वो सॉरी इंडियन यूथ फोरम क्या है और इसकी क्या सोच है, इसकी क्या डिमांड है, इसका छोटा सा एक संक्षिप्त परिचय भारती पांडे जो हमारी साथी हैं, उत्तराखंड की नेशनल कन्वीनर भी हैं, तो मैं चाहूंगी कि वो आए और IYF के बारे में एक छोटा सा परिचय दें। भारती। थैंक यू अरुणिमा जी। सबसे पहले आप सभी का हमारे लाइव वेबिनार में स्वागत है। अरुणिमा जी ने जैसे कि बताया कि इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड आज हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, और हमारे साथ हमारे की स्पीकर भी जुड़ चुके हैं, घासीराम सर। और आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन हमारे मंच पर। और हम लोग इंडियन यूथ फोरम की तरफ से बहुत सारे वेबिनार डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज पे कर रहे हैं। इससे पहले हम वेबिनार को शुरू करें, मैं थोड़ा सा इसका परिचय, इंडियन यूथ फोरम क्या है, कब बना, क्या इसका मोटिव है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करूंगी। जैसा कि मैंने पहले बताया, मेरा नाम भारती है। मैं मूल रूप से उत्तराखंड की रहने वाली हूँ, और अभी इंडियन यूथ फोरम को एज ए नेशनल कन्वीनर अभी मैं देख रही हूँ। और इंडियन यूथ फोरम को अगर हम देखें तो 2016 में इसको बनाया गया था। वेस्ट बंगाल से इसकी शुरुआत हुई थी, जहाँ पर एक विजन के साथ में युवाओं को जोड़ा गया कि कैसे हम लोग जलवायु के मुद्दों पर, मानवाधिकार के मुद्दों पर, महिलाओं के मुद्दों पर, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों पर कैसे काम कर सकते हैं, इन सब चीजों पे जो है बात करते हुए एक फोरम को तैयार किया गया, जिसको इंडियन यूथ फोरम के नाम से अभी हम लोग जानते हैं। और वेस्ट बंगाल से शुरू होते हुए, क्योंकि बीच में कोविड का टाइम आया, लेकिन उसके बावजूद भी इंडियन यूथ फोरम की जर्नी जारी रही। और अभी हम लोग 5 राज्यों में भारत के काम कर रहे हैं। उनमें से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, ये सब राज्य हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और यहाँ के डिफरेंट डिफरेंट एरिया, डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के यूथ हम लोग के साथ में जुड़े हुए हैं, जो विभिन्न जो है चीजों पे अपनी अपनी समझ बढ़ाने का काम कर रहे हैं, फील्ड पे काम कर रहे हैं, चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये एक युवाओं का मंच है, जिसको युवाओं द्वारा ही लीड किया जाता है। हम सभी जो यूथ मेंबर्स हैं, अलग अलग स्टेट में हम लोगों के पास में कुछ कुछ जिम्मेदारियां हैं, और हम लोग खुद ही इसको लीड करते हैं। और कैसे इसका विजन और मिशन आगे ले जाया जाए, इस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं।
उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, उड़ीसा हो, वेस्ट बंगाल, सब जगह अभी इन सब मुद्दों पे बातचीत हो रही है। तो इसी के तहत हम लोगों ने अनेक विषयों पे वेबिनार भी आयोजित किए हैं। फील्ड पे साथ ही काम हो रहा है। हम लोग स्कूल्स में ग्रामीण स्तर पर अलग-अलग जगहों पर जाकर जो है काम करने की कोशिश करते हैं। अपने जो है युवाओं के साथ में डिस्कशन करने का काम करते हैं और एक समझ विकसित करने का भी हम लोग काम कर रहे हैं। सीखने और सिखाने की ये प्रक्रिया अभी भी जारी है और हर राज्य से एक-एक मेंटर हम लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं। अ, और शायद आज के वेबिनार में भी वो हमारे साथ रहेंगे। तो ये एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन है आईवाईएफ का कि हम लोग कैसे जो है काम कर रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि अभी का जो टाइम पीरियड है, अभी हम लोग क्लाइमेट क्राइसिस से जूझ रहे हैं। क्लाइमेट क्राइसिस जो है वो अपने अंदर सारे ही विषयों को लेकर चलता है, क्योंकि उससे जो प्रभावित होने वाले लोग हैं वो जो ऑलरेडी मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसलिए महिला और बच्चों के और लड़कियों के इश्यूज़ को हम लोग ज़्यादा फ़ोकस में अभी लेकर चल रहे हैं कि कैसे उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और जो बाकी चीज़ें हैं वो प्रभावित हो रही है। तो आज का वेबिनार भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है कि कैसे हम लोग समझें और साथ ही जो युवाओं का रोल है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि भारत एक युवा देश है और दुनिया में ज़्यादा आबादी अभी युवा साथियों की ही है। तो इस ऐसे सिनेरियो में जहाँ पे क्लाइमेट चेंज एक बड़ा मुद्दा है, वहाँ पर हम लोग कैसे युवाओं का रोल जो है देख लेके आगे चलें और यूथ अपने अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हुए कैसे चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं, इस पे हम लोग थोड़ा-सा समझने की कोशिश कर रहे हैं। और गर्ल चाइल्ड डे है इंटरनेशनल लेवल का, तो हम लोग इस पे भी देख रहे हैं कि कैसे यूथ को अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हुए कैसे जो है गर्ल चाइल्ड के जो बच्चियाँ हैं उनके राइट्स को कैसे देखा जाए, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य को कैसे हम लोग देख सकते हैं, उनके अधिकारों पर हम कैसे बात कर सकते हैं, इस पे हम लोग आज बात करेंगे। तो ये छोटा-सा आईवाईएफ का परिचय है। मेरे साथ में मेरी टीम जुड़ी हुई है, जिसमें मैं थोड़ा-सा आपको अगर परिचय दूँ, हमारे साथ में अर्ची हैं जो वेस्ट बंगाल टीम को से रिलेट करती है और आईवाईएफ की फाउंडर मेंबर हैं और हमारी नेशनल लीड कमेटी की मेंबर हैं। तो आईवाईएफ में आरजेडी का एक बड़ा रोल है, तो उन्होंने आईवाईएफ को बनाने में अपनी एक भूमिका निभाई। मेरे साथ अरुणिमा जी हैं, जो हमारी मीडिया हेड भी हैं नेशनल लेवल की और यूपी चैप्टर की स्टेट कन्वीनर हैं। हमारे साथ मनोज भाई हैं, मनोज भारतीय, ये राजस्थान से हैं, राजस्थान चैप्टर हमारे साथ में देखते हैं। हमारे साथ में सुनीता भट्ट हैं, उत्तराखंड चैप्टर अभी देख रही हैं। ज्योति मैम को हम सब लोग जानते हैं, उड़ीसा चैप्टर को वो देख रही हैं। साथ में सपना उनको जो है हेल्प करती हैं उड़ीसा चैप्टर देखने में। तो ये हमारी एक टीम है अलग-अलग राज्यों में। इसके अलावा हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में यूथ मेंबर्स जुड़े हुए हैं। तो ये एक छोटा-सा एक बॉडी फ्रेम है आईवाईएफ का। तो मैं इतना ही अभी आईवाईएफ के बारे में शेयर करना चाहूँगी और इसके बाद मैं माइक हैंडल करती हूँ कि वो अरुणिमा जी इसको टेक ओवर करें। और इसके साथ ही आपका सर, सभी साथियों का और हमारे की स्पीकर घासीराम सर का मंच पे बहुत-बहुत स्वागत, बहुत-बहुत अभिनंदन कि आप लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमको अपना टाइम दे रहे हैं, सुन रहे हैं और आप अपनी बात रख रहे हैं सर। मुझे उम्मीद है आज का वेबिनार बहुत अच्छा जाएगा और हम लोगों को भी एक गाइडलाइन मिलेगी, हम लोग एक लाइन लेकर आगे चलेंगे कि कैसे हम लोग काम करें। सो थैंक यू एंड वेरी वेरी वेलकम इन अवर प्लेटफॉर्म। आई विल रिक्वेस्ट अरुणिमा जी टू कम एंड शेयर। थैंक यू सो मच भारती, सभी का परिचय देने के लिए। मैं अब आमंत्रित करती हूँ ज्योति जी को। ज्योति जी शायद बैक स्टेज हैं, कि वो आए जो और हमारे जो आज के मुख्य वक्ता हैं उनका परिचय करें और उनको आमंत्रित करें। ज्योति जी। नमस्कार, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सर को नमस्कार, सारे साथियों को मेरा बहुत बहुत आदर। आज का जो डे है वो है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। तो उसके ऊपर हम लोग को जो रिसोर्स पर्सन मिले हैं उनका एक्सपर्टाइज इतना है कि मैं तो ज्यादा टाइम भी नहीं मिलेगा उनको इंट्रोडक्शन कराने के लिए। तो थोड़े ही शब्दों में मैं उनका इंट्रोडक्शन करती हूँ और वो भी काफी है हम सबको उनके बारे में जानने के लिए। वो मिस्टर घासीराम पंडा सर आपको मैं आज का वेबिनार में वेलकम करती हूँ। और सर अभी कंसल्टेंट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिसेफ यूनिट जो है उड़ीसा का यूनिसेफ में कंसल्टेंट चाइल्ड प्रोटेक्शन के
के हिसाब से काम करते हैं और उनका ये डेवलपमेंट सेक्टर में एक्सपीरियंस जो है 25 साल का है। तो वो 2 डिकेड से ज्यादा वो चाइल्ड राइट्स एक बहुत ही फेमस चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट हैं उड़ीसा के। वो उड़ीसा स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के एडवाइजर कमिटी थे, मेंबर थे, जो राइट टू एजुकेशन के ऊपर उन्होंने राइट टू एजुकेशन में एक बहुत ही चेंज लाया है। उड़ीसा में उन्होंने काम किया है, ना कि उड़ीसा में सारे मतलब अक्रॉस द कंट्री एवरीबडी नोज हिम as a child rights activist and basically on child marriage he has taken many steps like उनका जो है सबसे बड़ा काम उन्होंने किया है चाइल्ड मैरिज फ्री विलेज डिक्लेयर करना, जो कि एक बहुत ही मतलब रिवोल्यूशनरी स्टेप है जो सर के गाइडेंस में सर के एज ए लीडर उन्होंने लीड किया है टीम को कि चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए कैसे काम किया जाए उड़ीसा में। तो उन्होंने उसके ऊपर बहुत काम किया है। बिसाइड से सोशल एक्टिविस्ट और सोशल एक्टिविस्ट के अलावा एक अच्छे राइटर भी हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। वो अपने एक्टिविटीज के ऊपर हो या फिर सोशल इश्यूज के ऊपर हो। और वो WCD जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का जो चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन कमिटी है उसका भी वो एक मेंबर है। तो जैसे मैं पहले ही बोली हूँ, उनका अगर उनके बारे में बोला जाए तो हम लोगों का वेबिनार में ज्यादा समय चाहिए, लेकिन हम लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है। तो मुद्दे के बारे में और आज का जो इश्यू, आज का जो टॉपिक है, रोल ऑफ यूथ इन प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग राइट्स ऑफ द गर्ल चाइल्ड, he is the best person to discuss and share with us and guide the youth how to lead lead a change maker and promote the rights of the girl child. So now शायद नेटवर्क इशू हो गया है, तो हम देर नहीं करेंगे। सीधा अपने मुख्य वक्ता के पास जाते हैं और उनको आमंत्रित करते हैं कि वो आए और अपनी बात रखें। आपको आवाज आ रही है अरुणिमा जी? होप जी आप शायद सुन पा रहे हैं, मैं ये उम्मीद करता हूँ। और मेरे से पहले भारतीय जो कन्वेनर हैं इस फोरम के, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से संदर्भ रखा इसकी विषय और जो संस्था के बारे में, वो वहाँ युवा की बहुत अच्छे तरीके से बोल दिया है। एंड थैंक यू ज्योति, मुझे आप इस तरीके के एक फोरम के साथ कनेक्ट करने के लिए। आप सभी को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे का अनेक अनेक अभिनंदन, शुभेच्छा, बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। आज की जो विषय मुझे दिया गया है कि गर्ल चाइल्ड्स की जो इश्यूज हैं, उनके जो अधिकार हैं, उनकी अधिकार की सुरक्षा के लिए युवा क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मैंने एक पीपीटी शेयर किया था, अगर आप लोग उसको शेयर कर पाएँ इधर तो मेरे लिए वो हेल्पफुल होगा। अदरवाइज ऑल्सो वी कैन स्टार्ट डिस्कसिंग in that subject. So thank you. आप लोग सब पीपीटी देख पा रहे होंगे। ये जो फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं, ये सारे ऐसे युवा हैं, यूथ हैं, और बाल विवाह प्रतिरोध मंच नामक एक संगठन बना के ये सभी उसकी प्रिवेंशन के लिए काम कर रहे हैं। उनका कुछ साथियों का एक फोटोग्राफ्स है जो आपको भी शायद इंस्पायर कर सकता है, और आगे आप लोग जो काम कर रहे हैं ऐसे इन लोगों को भी आप जोड़ सकते हैं, आपके साथ भी ये जोड़ सकते हैं।
हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हम लोग जब गर्ल चाइल्ड की इश्यूज बोलते हैं, ऐसे तो सारे बच्चों का, चिल्ड्रंस एज ए होल बहुत सारे इश्यूज रहता है, और उसमें फिर जब हम लोग गर्ल चाइल्ड कहते हैं तब कुछ स्पेसिफिक इश्यूज उसमें आ जाते हैं। आप लोग सब जानते हैं कि समुदाय में हम लोग जहाँ रहते हैं, जो सोसाइटी में, जो कम्युनिटी में हम लोग बिलोंग करते हैं, उसमें सब एक समान नहीं हैं। कुछ लोगों को ज़्यादा प्रिविलेज मिलता है, कुछ लोग थोड़े पिछड़े रह जाते हैं। इसका बहुत कारण होता है। कुछ पैसे के लिए, जिसको हम लोग क्लास कहते हैं, कुछ जाति के लिए, कुछ जैसे जेंडर के लिए, ऐसे डिस्क्रिमिनेशन के शिकार होते हैं। और जो गर्ल चाइल्ड हैं, बिकॉज ऑफ द जेंडर इश्यूज, उनके साथ बहुत सारे ऐसे समस्या आ जाता है। तो उसमें आप अगर देखेंगे, एक लाइफ साइकिल अप्रोच से आप अगर देखेंगे, तो सेक्स रेशियो एट बर्थ की डेटा आपकी स्टेट का अगर निकाल के भी देखें, या नेशनली देखें, या डिस्ट्रिक्ट का देखें, तो वहीं से शुरू हो जाता है हमारा डिस्क्रिमिनेशन की प्रोसेस। सेक्स रेशियो इन जनरल थोड़े बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन सेक्स रेशियो एट बर्थ, उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत अंतर अभी आने लगा है। जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसका मतलब है, शुरू से हम लोग एक डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच से बच्चियों को जन्म होने से पहले ही उनको मार देने का, या सिलेक्टिव सेक्स अबॉर्शन करने की प्रोसेस जो हम लोग देखते हैं इसके साथ। तो वायलेंस की बात जब हम लोग करते हैं, नेग्लेक्ट की बात करते हैं, एब्यूज की बात करते हैं, तो ये वहीं से शुरू हो जाता है। एंड एट डिफरेंट लेवल वो वायलेंस, नेग्लेक्ट, एब्यूज ये दिखता है। वो बाद में आप सेक्सुअल एब्यूज की बात करें, बाद में आप वर्क प्लेस में हैरेसमेंट की बात करें, बाद में आप अनइक्वल पे की बात करें, तो ये सब धीरे धीरे उनके ऊपर ये डिस्क्रिमिनेशंस होते जाता है। हम लोग ये भी देखते हैं कि जो एनीमिया की रेट है, जो स्टंटिंग एंड वेस्टिंग की रेट है, मैं समय कम है इसीलिए स्टंटिंग क्या है, वेस्टिंग क्या है, इसके बारे में ज़्यादा अभी आपके आगे नहीं रख पा रहा हूँ। आप लोग शायद इसके बारे में परिचित होंगे, नहीं तो आप जानने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर जान पाएंगे। आप एक सोर्स में बताता हूँ आपको, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, हर एक डिस्ट्रिक्ट की एक डेटा आता है, उसमें आप अगर कंपेयर करेंगे तो एनीमिया हो या स्टंटिंग वेस्टिंग हो, ये सब में इन कंपेयर टू मेल, इन कंपेयर टू बॉय, गर्ल्स बहुत पीछे हैं। वो उसमें पता चल जाता है कि क्यों पीछे हैं। उनके पास एप्रोप्रिएट जो खाना नहीं पहुंच पाता है, जितने अमाउंट होना चाहिए, जितने क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ एस्पेक्ट्स में जितने होने चाहिए वो नहीं हो पाता है। इसीलिए उनकी हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट होता है, उनके न्यूट्रिशनल हेल्थ के ऊपर भी इम्पैक्ट होता है। बाद में अगर आप देखेंगे कि जब ये गर्ल्स एडोलेसेंट होते हैं, उनके जब SRHR जो सेक्सुअल हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात जब आता है, तब भी वो बहुत डिस्क्रिमिनेशन की शिकार होते हैं। उसमें सोशियली स्टिग्मा आता है, या एक्सेस जो होता है वो नहीं हो पाता है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इनके पास नहीं पहुंच पाता है। एंड इसीलिए आप अगर देखेंगे कि अभी पॉक्सो की जो केसेस है ये बढ़ते जा रहा है, उसी कारण कि
पॉक्सो में क्या लीगल प्रोविज़न है और लड़कियों को खुद की बॉडी की जो चेंज होता है और बॉडी के ऊपर जो राइट्स होते हैं, इसके ऊपर जानकारी नहीं मिलता है ठीक हिसाब से। तो इसी से भी इस तरीके की जो कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ काइंड ऑफ सिचुएशन बनता है। टीनेज प्रेगनेंसी अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है। चाइल्ड मैरिज तो ऐसे ही है, वो हर जगह पे है और बहुत सारे बच्चियां चाइल्ड मैरिज की शिकार हो रहे हैं और पढ़ाई छूट रहा है, एजुकेशन से बाहर हो रहे हैं। तो जब वो पढ़ाई से बाहर हो जाते हैं, देन जो सबके साथ और सबके विकास की जो स्लोगान है वो फेल हो जाता है। तो इस तरीके की मल्टीपल इश्यूज हैं, विशियस साइकिल हैं और एक इश्यूज दूसरे इश्यूज के साथ जुड़े हुए होते हैं। इसीलिए एक बार अगर वो स्कूल से बाहर हो जाता है या एक बार न्यूट्रिशन सही से नहीं मिलता है, तो जो मेनस्ट्रीमिंग की प्रोसेस है, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में उनका जो पार्टिसिपेशन की प्रोसेस है वो नहीं हो पाता है। तो इस तरीके की आप यहाँ देख सकते हैं और आप खुद की जो लोकालिटी हैं, खुद की जो इलाका है, वहाँ इस तरीके की इशू का आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं कि क्या इशूज हैं जो एक्सक्लूसिवली हमारे लोकालिटी में जो बच्चियां हैं, जो गर्ल चाइल्ड हैं, वो फेस कर रहे हैं। इश्यूज आप एक बार समझ लेंगे तो आप उसी को उसी तरीके से डील कर पाएंगे, उसी का लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ आप जा पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये जो इश्यूज होते हैं, ये इशू क्यों होते हैं, क्या क्या ऐसे हमारे फैक्टर्स होते हैं जो इस तरीके की इश्यूज को बढ़ावा देते हैं। जब हम लोग युवाओं की भूमिका के ऊपर बात करेंगे, अगर युवा उसको पता नहीं है कि क्या फैक्टर्स है जो इस तरीके की इश्यूज को कंट्रीब्यूट करते हैं, हो सकता है कि इस तरीके की जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स में वो भी हिस्सा ले रहे हैं अनजान में या जाने अनजाने में, तो वो उसी से फिर चेंज मेकर्स नहीं बन पाएंगे। तो इसीलिए फैक्टर्स जानना जरूरी है। मैं ब्रॉडली कुछ फैक्टर्स आपके सामने रख रहा हूँ, आप उसको माइक्रो लेवल पे, लोकल लेवल पे वो इशू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कुछ सामाजिक मुद्दे हैं। सामाजिक मुद्दा क्या होता है कि अगर बेटी का आप शादी करवा दो तो आपको पुण्य मिलता है, इसीलिए जितना जल्दी ये पुण्य मिल जाए उतना अच्छा है, तो बेटी को शादी करवा दो। बेटी अगर गर्ल चाइल्ड है तो सेफ्टी सिक्योरिटी को लेके बहुत सारे सामाजिक प्रेशर होता है, सोशल प्रेशर होता है। रिलीजियस वे में भी ऐसे बहुत सारे कंडीशंस है, जैसे कन्यादान होता है, डोनेट, जैसे आप कुछ चीज़ों को डोनेट करते हो, ऐसे कन्यादान होता है। तो रिलीजियस वे में भी बहुत सारे जगह पे ऐसे, सिर्फ हिंदू रिलीजियन में नहीं, दूसरे रिलीजियन में भी ऐसे बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं। जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ में उनका प्यूबर्टी हो जाए और 2 साल हो गया तो उनकी पर्सनल लॉ उनको अलाउ करता है शादी करवाने के लिए। ट्राइबल कम्युनिटीज़ में अभी 2 दिन पहले था एक जगह पे, वहाँ से आया, जब फास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो लोग भोज करते हैं, फीस्ट करते हैं। इसका मतलब यह है कि बड़ी हो गई बेटी, और वो डिक्लेरेशंस होता है और वहाँ भी शादी की प्रपोजल आते हैं। तो ऐसे बहुत ट्रेडिशनल एंड कस्टमरी प्रैक्टिसेस भी हैं जहाँ इस तरीके की चीज़ों को बढ़ावा मिलता है। दीज आर ऑल हार्मफुल सोशल, रिलीजियस, ट्रेडिशनल नॉर्म्स। तो हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि हम लोग जहाँ रहते हैं, हम लोग जिस कम्युनिटी के से बिलोंग करते हैं, जिस रिलीजियन से बिलोंग करते हैं, जिस ट्रेडिशनल कस्टमरी प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, क्या ऐसा कुछ प्रैक्टिसेस है जो हार्मफुल होता है। सारे प्रैक्टिसेस हार्मफुल नहीं होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ह्यूमन राइट्स को वायोलेट करता है, तो इस चीज़ों को समझना चाहिए और कैसे वो चेंज
उसमें हो सकता है वो हम लोग सोच सकते हैं। जैसे उड़ीसा का एक एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ कि अभी बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज दे हैव रिजॉल्व अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। उनकी कम्युनिटी में पहले इस तरीके की प्रैक्टिसेस थे, उनको समझ में आया कि ये अच्छा नहीं हो रहा है, बच्चियों को भी पढ़ाई करना चाहिए। नाउ दे हैव रिजॉल्व, उनका जो ट्रेडिशनल कम्युनिटी है वो बैठ के वहाँ रिजोल्यूशन पास किए हैं कि अभी हम लोग हमारे कम्युनिटी में बाल विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रेडिशनल जो लीडर्स हैं उनकी अप्रूवल से ही उनकी कम्युनिटी में शादी होता है। अगर वो एक चेक पॉइंट्स बन जाए तो वो फिर नहीं होता है। तो इसीलिए आप इस तरीके की चीज़ों को देख सकते हैं कि फैक्टर्स कौन है, और ये फैक्टर्स की जो गार्डियन है, जो कस्टोडियन है, वो कौन है, उनके साथ हम लोग एंगेज हो सकते हैं। इकोनॉमिक एंड मार्केट सिस्टम भी यहाँ काम करता है। जैसे डाउरी, इसके साथ आप जोड़ सकते हैं कि लड़कियाँ अगर बड़ी हो जाती हैं तो ज़्यादा डाउरी लगता है, लड़कियाँ अगर कम उम्र में शादी करते हैं तो डाउरी में कम देना पड़ता है। ऐसा भी कुछ लोगों का सोच है। कुछ लोगों का ये भी सोच है कि जल्दी शादी करवा लेंगे तो एक वर्किंग हैंड, हेल्पिंग हैंड घर में आ जाएगा, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो घर में होता है उसमें सपोर्ट मिलेगा। मीडिया एंड टेक्नोलॉजी का भी वैसे रोल है। अभी जिस तरीके की OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, अभी एक ऑर्गेनाइजेशन उसके ऊपर एक स्टडी रिपोर्ट्स भी निकाले हैं, जिस तरीके की हम लोग ऑब्जेक्टिफिकेशन करते हैं महिलाओं की, जिस तरह के की गीत, पुराने गीत भी हैं और नए गीत भी आ रहे हैं, जिस तरीके की सिनेमा बन रहे हैं, तो उसमें ऑब्जेक्टिफिकेशंस की बहुत ऐसे चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। और टेक्नोलॉजिकली अभी अच्छी चीज़ें भी हो रहे हैं टेक्नोलॉजी को यूज करके, लेकिन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब की थ्रू भी रिलेशनशिप होने के बाद इलोपिंग करना, इलोपमेंट होना, ये भी बहुत अभी देखा जा रहा है। तो अननोन पर्सन्स के साथ साइबर इनसिक्योर होके, टेक्नोलॉजिकली कनेक्ट होके, देन बाद में वो इलोप दिखता है इनिशियली, बट लेटर ऑन वो सेलिंग है, ट्रैफिकिंग है, ट्रेडिंग है, इस तरीके की चीज़ें उसमें बाद में पता चलता है कि ऐसा हो गया। शादी करने के लिए लेके गया, लेकिन बाद में वो कहीं बेच दिया, कहीं उसको सेक्स ट्रेड में छोड़ दिया, ड्रग्स पेडलिंग में छोड़ दिया। ऐसे बहुत केसेस भी उभर के आते हैं। देन सिस्टमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिसी लेवल इश्यूज भी इसमें आता है। इसको भी हम लोग समझना बहुत ज़रूरी है। आप लोग जानते हैं कि अभी देश में बहुत जगह पे लो एनरोलमेंट के कारण स्कूल, प्राइमरी स्कूल सब बंद हो गया, बहुत जगह पे बंद हुआ है। और ये कहाँ ज़्यादातर बंद हुआ है? जहाँ पॉपुलेशन लो है और ज़्यादातर ये ट्राइबल लोकेलिटीज़ हैं। तो इसमें अगर आप एज पर द राइट टू एजुकेशन 1 किलोमीटर के अंदर जो नाइबरहुड का डेफिनेशन है, उसमें आपको प्राइमरी एजुकेशन देना चाहिए, दैट इज़ व्हाट लॉ सेज। लेकिन आप स्कूल बंद कर रहे हैं तो ड्रॉप आउट्स भी बढ़ रहा है, और बच्चे अगर स्कूल नहीं जाएंगे तो देन वनरेबिलिटी बढ़ता जाएगा। वो चाइल्ड मैरिज हो, चाइल्ड लेबर हो, कहीं दूसरे जगह पे माइग्रेशंस हो, इस तरीके की ऑल काइंड ऑफ वनरेबिलिटी उसमें बिल्ड होते जाएंगे। तो होलिस्टिकली एक मल्टी एंगल वे में हम लोगों को सोचना है कि गर्ल चाइल्ड की जो इश्यूज लोकली हैं उनको क्या, कैसे, क्या क्या फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करता है वनरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। अकॉर्डिंगली वी कैन स्ट्रेटेजाइज आवर सेल्फ एंड वी कैन गेट एंगेज अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इसमें हम लोग जब बात करते हैं कि युवा साथ में आना चाहिए, मैं जब युवाओं की बात करता हूँ मैं थोड़ा क्रिटिकल भी होता हूँ कि हमेशा युवा दूसरों के लिए काम करें। ये तो देश की पॉलिटिकल पार्टी भी चाहता है, सिविल सोसाइटी भी चाहता है, और बहुत सारे
लोग चाहते हैं कि युवा देश में चेंज लेके आए, लेकिन युवाओं के लिए भी कुछ काम होना चाहिए। फॉर द यूथ जब कुछ इंटरवेंशन होगा, देन बाय द यूथ भी इंटरवेंशन हो पाएगा। इसीलिए जब युवा क्यों हैं, युवा हर कुछ कर सकते हैं, युवा के पास एनर्जी है, युवा के पास क्रिएटिविटी है, युवा एक अलग तरीके से सोशल अवेयरनेस कर सकता है, बिहेवियरल चेंज कर सकता है, क्योंकि उनके पास ताकत है कि वो जेंडर स्टेरियोटाइप को चैलेंज कर सकता है। ये जो जेंडर स्टेरियोटाइप है, ये वर्ड को थोड़ा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जेंडर स्टेरियोटाइप क्या है? जो हम हर घर में देखते हैं, जब हम सुबह उठते हैं तो माँ झाड़ू करती हुई हम देखते हैं, माँ किचन में रसोई कुकिंग करते हुए हम लोग देखते हैं, माँ बुनाई करते हुए हम देखते हैं, दूसरों के लिए खाना देते हुए हम देखते हैं, और पिताजी जो हैं वो कमाने के लिए जाते हैं। इस तरीके की एक सेट ऑफ नॉर्म्स सोसाइटी ने बिल्ड किया है कि इस तरीके की काम महिलाएं करेंगे, इस तरीके की काम पुरुष करेंगे। पुरुष ऐसे बिहेव करेंगे, महिलाएं ऐसे बिहेव करेंगे। आप अगर चाय की टपरी कहाँ है तो वहाँ अगर आप ग्रुप करके बैठे हुए हैं और जोर से हंस रहे हैं तो वो पुरुष ही होंगे, जो बॉयज होंगे, एडोलेसेंट बॉयज होंगे या यूथ में बॉयज होंगे। ऐसे कम जगह मिलता है कि ऐसे जोर से हंस के कहीं चाय की टपरी में आपको लड़कियां मिलेंगे। तो ऐसे स्टेरियोटाइपिंग बिहेवियर्स कि कौन कैसे ड्रेस होगा, कौन कैसे हेयर स्टाइल करेगा, ये पहले से सोसाइटी तय करके रखा है। तो इसको जेंडर स्टेरियोटाइप हम लोग बोलते हैं, और ये कुछ लोगों के लिए एनाबलिंग एनवायरनमेंट करता है और कुछ लोगों को रेस्ट्रिक्ट करता है। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जितने हमारे पुरुष साथी हैं, बॉयज़ हैं, वो बाहर कहीं भी जाके पेशाब कर सकते हैं, लेकिन महिला के लिए पेशाब करने के लिए एक सेफ स्पेस ढूंढना पड़ता है। इसीलिए वो जब ट्रैवल करते हैं पानी नहीं पीते हैं, क्योंकि बस में जाने से कहीं रुक के पेशाब करना, टॉयलेट ढूंढना, टॉयलेट जाना मुश्किल हो जाता है। जब वो पानी नहीं पीते हैं तो उसका भी इम्पैक्ट हेल्थ के ऊपर पड़ता है एंड बाद में उनको सफरिंग्स होता है। तो ऐसे चीज़ों को, जेंडर स्टेरियोटाइप को खुद पहले हमारे साथी समझें और उसके साथ ही हम लोग आगे उसको लेके जा पाएंगे। जब हम लोग इसको समझेंगे तब जाके हम लोग इसको आगे लेके जा पाएंगे। सिगरेट स्मोक जब कोई लड़का करता है वो ज़्यादा चर्चे में नहीं आता है। सिगरेट स्मोकिंग अगर कोई लड़की करता है तो तुरंत बातचीत आ जाता है। अगर स्मोकिंग बुरा है तो दोनों के लिए बुरा है। कोई करता है तो स्टाइल क्यों है, और कोई करता है तो वो फिर स्टेरियोटाइप को ब्रेक करता है, तो इसीलिए चैलेंज हो जाता है, सोसाइटल नॉर्म्स को चैलेंज करता है। तो इसीलिए जब सोसाइटल नॉर्म चैलेंज होता है उसके लिए एनर्जी चाहिए, उसके लिए क्रिएटिविटी चाहिए, उसके लिए करेज चाहिए, जो यूथ के पास है। एंड यूथ कैन बी ए वेरी गुड चेंज एजेंट, लेकिन उनको किस दिशा में जाना है वो समझ उनके अंदर आना जरूरी है। नहीं तो मैं अभी जो बात कर रहा हूँ कि दे कैन बी एंगेज्ड बाय एनीवन इन एनी डायरेक्शंस, दैट वी हैव टू बी कॉन्शियस एंड कॉशियस अबाउट दैट। कि हमारे जो यूथ फोर्स हैं वो खुद समझें कि वो उनकी एनर्जी को कहाँ डालना चाहिए, किस तरीके से डालना चाहिए और किस रूप में डालना चाहिए। देन इनका जो एज है और जिस लेवल पे वो एक्सपीरियंस धीरे धीरे लेते आते हैं, देन दे कैन कनेक्ट। वो पीयर कनेक्शंस एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हम लोग जब साथ में रहते हैं तो साथ में अच्छे काम भी कर सकते हैं और साथ में मिलके दारू भी पी सकते हैं।
तो दैट इज हाउ पीयर वर्क्स, पीयर प्रेशर वर्क्स। तो पीयर अगर सही से ऑर्गेनाइज्ड है, वेल इन्फॉर्म्ड है और ठीक तरीके से चीज़ों को जानता है और आगे ले जाना चाहता है, देन दे कैन इन्फ्लुएंस देयर ओन ग्रुप, ओन यूथ्स एंड एक पॉजिटिव चेंज की तरफ, एक डिजायरेबल चेंज की तरफ उनको लेके जा सकता है। इसीलिए यहाँ आप अगर नीचे देखेंगे तो मैं 4 किस्म की जो जेंडर की अंडरस्टैंडिंग है वो आपके सामने थोड़ा रखना चाहता हूँ। कुछ लोग हमारे सोसाइटी में हैं, हो सकता है हम में भी कोई हो या हम लोग थोड़ा एक्सपोज्ड हो चुके हैं तो हम लोगों का सोच ऐसा ना हो, लेकिन जेंडर ब्लाइंड होते हैं। मैं ब्लाइंड शब्द यूज करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन समझने के लिए यहाँ लिखा हूँ। जेंडर ब्लाइंड जो हैं वो जैसे चलता है सोसाइटी में, पैट्रियार्कल डोमिनेशंस जैसे है उसको एक्सेप्ट करते हैं। उनको लगता है वो सही है, उनको लगता है वो अगर टूट जाएगा तो सोसाइटल स्ट्रक्चर टूट जाएगा, तो सोसाइटी डिवास्टेटेड हो जाएगा, ऐसा सोचते हैं। जैसे कोई अगर शादी से विथड्रॉ कर रहा है तो उनको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। सो घर में अगर महिलाएं कॉम्प्रोमाइज करके शादी चला रहे हैं तो वो सही है, क्योंकि उनका रोल वही है। ऐसे सोच बहुत लोगों का है। महिलाएं बाहर में जाके काम ना करें, सिर्फ पुरुष जाके काम करें, ऐसे सोच भी कुछ लोगों के होते हैं। तो दिस काइंड ऑफ थॉट्स कॉल्ड जेंडर ब्लाइंड। तो आप में से अगर आपके आसपास भी कोई है इस तरीके की सोच रखते हैं तो आप उस तरीके की कैटेगरीज में उनको ला सकते हैं। बट उनको सीधे गाली देना या आप गलत हो, आप सही नहीं बोल रहे हो, ऐसे सीधे बोलने से वो चेंज नहीं होता है, एक रेजिस्टेंस आ जाता है। आपको मोटिवेशन की एक फेजेस में उनको लाना है। देन कुछ लोग होते हैं जो जेंडर न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, जो है चल रहा है चलने दो, ये सब थोड़े बहुत है, जो ऐसे है तो ऐसे हो, ज़्यादा उनकी व्यू पॉइंट्स नहीं होते हैं और वो एक न्यूट्रल अप्रोच में चलते हैं। रेस्पॉन्सिवनेस में कुछ लोग थोड़े बहुत मदद करते हैं, जैसे सीट लिखा हुआ है कि महिलाओं के लिए है तो वो छोड़ देते हैं। जो कि जेंडर न्यूट्रल की लोग, उनका आर्गुमेंट ये होता है कि अभी आप तो सब एक समान बोलते हो, फिर इनके लिए अलग सीट क्यों रखते हो। इनका सोच वही होता है। तो उसमें जो जेंडर जस्टिस की आर्गुमेंट उनके पास सही से नहीं पहुंचा है, इसीलिए इस तरीके की सोच वो रखते हैं। तो जेंडर रेस्पॉन्सिवनेस की जो अप्रोच है वो थोड़े बहुत प्रोग्रेसिव है और उसमें बहुत सारे जो छोटे छोटे चीज़ें हैं उसकी तरफ हम लोग थोड़ा सिंपैथेटिक होते हैं और सेंसिटिव होते हैं और सपोर्टिव भी होते हैं। लेकिन जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव जो बहुत ही ज़रूरी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव में सिस्टमिक चेंजेस होता है। उसमें आप एक बार ऐसे चेंज लेके आ रहे हैं, सिस्टम मतलब सोसाइटल सिस्टम हो, सिस्टम मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो, जो पॉलिसी हो, जो देश चलता है गवर्नेंस की सिस्टम हो, उसमें ही ऐसे कुछ चेंजेस आप ला रहे हैं जो जिसके लिए एक परमानेंट चेंज आ रहा है। वो है जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच, जिसको लेके हमारे युवा ज़्यादा काम करना चाहिए। पंचायत के स्तर पे काम होना चाहिए, गांव के स्तर पे काम होना चाहिए और डिफरेंट लेवल पे स्कूल कॉलेजेस में वो हैं तो वहाँ भी इस तरीके की काम होना चाहिए। जैसे कि एक बार वो चेंज आया तो दैट विल कंटिन्यू, सस्टेनेबिलिटी उसमें आता है और ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है। तो ये जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव थोड़ा आप और इसके ऊपर सर्च कर सकते हैं। आजकल तो गूगल में बहुत चीज़ें मिलता है और आप देख सकते हैं। एंड वी शुड प्रिपेयर फॉर दिस। इसके लिए आपको रेस्पॉन्सिव पहले होना पड़ेगा, देन ट्रांसफॉर्मेटिव आप हो सकते हैं। आपके अंदर की जो परिवर्तन है, आपकी बिहेवियरल चेंज, वो पहले आपसे शुरू होना पड़ेगा। आप एजेंट्स ऑफ चेंज जब बनेंगे, खुद बनेंगे,
देन ओनली यू कैन इन्फ्लुएंस अदर। आप साथ में घर में बहन है, माँ है, तो एक साथ खाते हैं, या अनपेड केयर वर्क जो है उसको आप उसी तरीके से शेयर करते हैं। आप सारी चीज़ों में सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं। जब आप बाहर से आते हैं खुद पानी लेके पीते हैं, और बहन को भी स्कूल जाने के लिए एनकरेज करते हैं, स्पोर्ट्स में जाने के लिए एनकरेज करते हैं, दूर जगह पे उसका एडमिशन मिला है तब भी एनकरेज करते हैं। कोई अगर आपको कंप्लेन करता है कि वो जाके कुछ लड़का से कहाँ मिल लिया, तो आप ज़्यादा उसको एक्यूज नहीं करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि दोस्त हो सकते हैं ये लोग। तो ऐसे चीज़ों की सोच धीरे धीरे युवाओं के अंदर अगर आएगा, यूथ के अंदर आएगा, देन दे विल बी द चेंज एजेंट्स, एंड वो उनकी एनर्जी, क्रिएटिविटी और करेज के साथ जेंडर स्टेरियोटाइप को चैलेंज कर पाएंगे, जो कि बहुत ही सस्टेनेबल चेंज ग्रेजुअली आएगा। नेक्स्ट प्लीज। जो नेक्स्ट है वो लास्ट स्लाइड है आपके लिए, देन वी कैन गो फॉर एनी डिस्कशन। तो आप क्या करेंगे? युवा करना जरूरी है, तो क्या कर सकते हैं? जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन की बात मैं जब रख रहा था, वो चीज़ों को आप आपकी लेवल पे इनिशिएट कर सकते हैं। आप अगर गांव में रहते हैं तो ग्राम सभा होता है, वहाँ हम लोग देखते हैं कि महिलाओं की पार्टिसिपेशन बहुत ही कम रहता है। तो वो अगर आएंगे तो पार्टिसिपेट करेंगे, तब जाके वो कह पाएंगे कि उनके लिए अनसेफ स्पेसेस क्या है गांव में, क्या वो जहाँ नहाने के लिए जाते हैं वो सेफ स्पेस है, जहाँ उनकी साड़ी वगैरह चेंज करते हैं वो सेफ स्पेस है, तो क्या उनके लिए क्या चाहिए, किस तरीके की चीज़ें चाहिए। जो गर्ल चाइल्ड स्कूल जाते हैं कितने डिस्टेंस जाते हैं, क्या रास्ते में कहीं भट्टी है जहाँ लिकर मिलता है और अनसेफ स्पेस होता है। तो इस तरीके की चीज़ों की बात वहाँ ग्राम सभा में, पल्ली सभा में वो कर पाएंगे। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर जगह पे महिला सभा करने के लिए और बाल सभा करने के लिए भी कंपलसरी किया है। आपकी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बनाने की बात ये कंपलसरी है हर एक पंचायत में। तो इसमें आप वीमेन वेलफेयर की कंपोनेंट, वीमेन डेवलपमेंट की कंपोनेंट्स, चाइल्ड डेवलपमेंट की कंपोनेंट्स डालने के लिए जो अनटायर्ड फंड है 5%, उसका वो मैंडेटेड है, करना ही करना है। तो इसको आप अगर वहाँ कर पाएंगे, कुछ पंचायत ऐसे ले पाएंगे जहाँ ये सब करेंगे, तो ग्रेजुअली वो जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू वो जाएगा। आपकी गांव में विलेज लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी होगा। अगर आप वहाँ आइडेंटिफाई करेंगे हु आर वनरेबल टू चाइल्ड मैरिज, हु आर ड्रॉप आउट्स, कौन बच्चियाँ जो नहीं जाते हैं, तो इनका एक स्कीम है, मैं आपको बताता हूँ, वो है मिशन वात्सल्य। मिशन वात्सल्य में वनरेबिलिटी मैपिंग कंपलसरी है, और वो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उसको सपोर्ट करता है। तो उसी प्रोसेस में बहुत सारे सपोर्ट करने वाला जो मैकेनिज्म है, फाइनेंशियल सपोर्ट की मैकेनिज्म है। कोई अगर ऑर्फन है, कोई अगर सिंगल पेरेंट की चिल्ड्रन है, उनको स्पॉन्सरशिप सपोर्ट देने की प्रावधान है। तो ऐसे वनरेबिलिटी को आइडेंटिफाई करके उनको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के साथ जोड़ना और उनको सपोर्ट अगर आप दे पाएंगे, तो एक परमानेंटली जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो पाएगा। आप अगर जो सोशियो बिहेवियरल चेंज कम्युनिटी में ला पाएंगे, तो सिस्टम, सोसाइटी में सिस्टम चेंज होगा, जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन आ पाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक लड़की थी जिनका फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ, सेलिब्रेशंस हुआ, तो वहाँ उनकी बुआ ने उनको एक सोने की चेन पहनाई। तो उनको लगा कि शायद प्यूबर्टी होता है तो ऐसे मिलता है, लेकिन वो उनकी बेटे के लिए शादी की प्रस्ताव लाते हुए ये चैन पहनाया था। देन द गर्ल सेड नो टू दैट मैरिज, और वहाँ पूरा सिस्टम, जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं, जो चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर हैं, वो सब सपोर्ट में आए और फिर समझाए, और वो लड़की स्कूलिंग कंप्लीट किया, ITI किया, और बाद में हिंडाल्को में अभी 25,000 रुपया उसको तनख्वाह मिल रहा है, वो नौकरी कर रहा है। तो जो शादी करके उसका पूरा जीवन
जो एस्पिरेशन है वो फुलफिल नहीं हो पाता, अभी वो खुद की लाइफ जी रही है। तो ऐसे जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन, सोसाइटल चेंजेस और सिस्टमिक चेंजेस की थ्रू हम लोग ला सकते हैं। देन आप क्या कर सकते हैं, जो बालिकाएं हैं, जो गर्ल्स हैं, जो तकलीफ में है, जो प्रॉब्लम में है, उनकी वॉइस को आप एम्पलीफाई कर सकते हैं। एट डिफरेंट फोरम आप उनको प्लेस कर सकते हैं। आपकी ऑर्गेनाइज्ड फोरम है, आप वहाँ बात कर सकते हैं। आप गर्ल्स की एजेंसी बिल्ड कर सकते हैं, उनका संगठन बना सकते हैं और उन्हीं के थ्रू भी कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे मीडियम है जहाँ आप लोग इसको यूज कर सकते हैं और उनकी वॉइस रेज कर सकते हैं, एम्पलीफाई कर सकते हैं, बोल सकते हैं। जब हम लोग गर्ल्स ये वर्ड यूज करते हैं, ये होमोजीनियस नहीं है। आप 0 से 18 ईयर्स एक होमोजीनियस ग्रुप नहीं है। तो डिफरेंट लेयर्स में डिफरेंट इश्यूज होते हैं और कास्ट, क्लास, एबिलिटी, डिसेबिलिटी, इसके ऊपर भी ये बहुत डाइवर्स होते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे लोग हैं जो खुद नहीं बोल सकते हैं। तो इसके लिए आपको उनकी स्वर होना पड़ेगा, उनका वॉइस को आपको एम्पलीफाई करना पड़ेगा। देन आप सोसाइटी में हार्मफुल सोशल नॉर्म को क्वेश्चंस करना जरूरी है। एंड मैं यहाँ एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ कि आप बाहर से दूसरा को कोई कम्युनिटी को गाली मत दो। आप उसी कम्युनिटी में जाके बात करो, उनको समझाने की कोशिश करो कि क्या हार्मफुल सोशल नॉर्म्स है। देन आप देखेंगे उसी सोसाइटी से ही चेंज मेकर क्रिएट होंगे, उसी कम्युनिटी से ही चेंज मेकर क्रिएट होंगे और वो हार्मफुल सोशल नॉर्म्स चेंज होगा। तो इसीलिए क्वेश्चनिंग करना एक प्रोसेस है। तो वो प्रोसेस को आप बिल्ड करो और उन्हीं के साथ बात करो और वो सोशल नॉर्म जो हार्मफुल है और वो जो प्रैक्टिसेस जो हार्मफुल है उसको चेंज करने की हम लोग प्रयत्न कर सकते हैं, रोल ले सकते हैं। देन पीयर एजुकेशन एंड मेंटरशिप, इसका मुझे जितना मालूम है आपकी प्लेटफॉर्म में मेंटरशिप की प्रोसेस है। बहुत सारे हमारे साथी हैं, अभी की ज़माने में बहुत सारे हमारा यूथ हैं जो ड्रग्स एडिक्ट हो जाते हैं, सुइसाइडल टेंडेंसी आता है। तो इन सारे लोगों को आपको मेंटरशिप देना बहुत ज़रूरी है, साथ में बात करना बहुत ज़रूरी है। वो भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस कर सकते हैं, किसी कारण बस वो कुछ तकलीफ में है। तो इन लोगों को, एंड ये भी एक बात मैं रखना चाहता हूँ कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट यूथ और यूथ एज चेंज एजेंट, सारे युवा चेंज एजेंट नहीं होते हैं, कभी कभी वो परपेटेटर भी होते हैं। वही जो हार्मफुल प्रोसेस को आगे ले जाने वाले भी होते हैं, वही जो एब्यूज करने वाले भी होते हैं। तो इन दो सिनारियोज आप पीयर एजुकेशन एंड मेंटरशिप की रोल में अगर आएंगे तो थिंग्स विल चेंज। जब हम लोग लड़कियों को घर से मत निकलो ये छोड़ के लड़कों को हम लोग बता पाएंगे कि हाउ टू बिहेव ए गर्ल, हाउ टू रेस्पॉन्ड ए गर्ल, देन सिचुएशन में बहुत सारे चेंजेस आएगा। एंड फाइनली टेक्नोलॉजी की यूज में आज की यूथ बहुत एक्सपर्ट हैं और ये टेक्नोलॉजी को गलत इस्तेमाल में भी बहुत लोग ला रहे हैं। बहुत बुलिंग होता है, साइबर क्राइम्स होते हैं, बहुत सारे प्रोनोग्राफी और ये सब में भी बहुत लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। बट टेक्नोलॉजी की पावर को हम लोग अगर यूज कर पाएंगे टू प्रमोट गर्ल्स राइट्स, देन बहुत ही बेहतर नतीजा इसका आएगा। कुछ अच्छे केसेस को आप प्रमोट करो, आप दिखाओ, आप एनकरेज करो। जो चाइल्ड मैरिज से बाहर आके पढ़ाई कर रहे हैं, जो विक्टिम नहीं होके सर्वाइवर हो रहे हैं, उस तरीके की केसेस को आप एनकरेज करो, पेट्रोनाइज करो, प्रमोट करो, टेक्नोलॉजिकली सपोर्ट करो। आजकल क्राउड फंडिंग्स एंड बहुत सारे ऐसे चीज़ें टेक्नोलॉजी के थ्रू होता रहता है। तो इस तरीके की चीज़ों को हम प्रोग्रेसिवली अगर देख पाएंगे तो देन डेफिनेटली इसका एक बेहतर नतीजा हम लोगों को मिलेगा। तो ये जो होल प्रोसेस है, ये बेसिकली अगर यूथ जेंडर मेनस्ट्रीमिंग की होल प्रोसेस को समझ जाएगा और थोड़ा इंटरनलाइज करेगा
and as per their skill, as per their capacity, as per their opportunity, अगर इसको gradually use करता रहेगा as per the availability of resources, then definitely हम लोग जो हमारे बहनों हैं, गर्ल्स हैं अराउंड अस, इन आवर फैमिली, इन आवर कम्युनिटी, इन आवर सोसाइटी, इन आवर नाइबरहुड, हम उनकी राइट्स को प्रमोट करने के लिए जरूर सक्सेसफुल होंगे। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं और ये कह के मैं क्लोज करूंगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रोटेक्ट द गर्ल्स और प्रोटेक्ट द वुमेन। एक्चुअली महिलाओं की सुरक्षा या बच्चियों की सुरक्षा या बच्चों की सुरक्षा से ज़्यादा उनकी अधिकार की सुरक्षा बहुत जरूरी है। आप उनकी अधिकार की सुरक्षा अगर करेंगे तो डेफिनेटली वो सुरक्षित रहेंगे। एंड क्रिएटिंग ए प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट इज एक्सट्रीमली एसेंशियल। एंड हमारे देश में लीगल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है, हमारे देश में बहुत सारे स्कीम्स हैं जो उनको प्रोटेक्ट करता है। अगर हम लोग उसके ऊपर थोड़ा अवेयर रहेंगे और एक चेंज एजेंट की तरह हम लोग उसको लेते जाएंगे, लिवरेज करेंगे, कन्वर्ज करेंगे, तो डेफिनेटली एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द गर्ल चाइल्ड दैट विल टेक प्लेस। सो थैंक यू सो वेरी मच। आपने मुझे सुना और हो सकता है थोड़े बहुत मैं आज की संदर्भ में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने की जो या वो हेल्पफुल शायद हो सकता है आपके लिए। रेस्ट डिपेंड अपॉन ऑल ऑफ योर फीडबैक। थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। ओवर टू यू मैडम। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। हमारे एक साथी हैं, उनका एक सवाल है कि क्लाइमेट चेंज से जो बालिकाओं को हिंसा और भेदभावों का सामना करना पड़ रहा है, मतलब क्या क्लाइमेट चेंज लड़कियों की शिक्षा में और जेंडर इक्वलिटी में भी प्रभाव डाल रहा है? जरूर, मैं तो इससे और थोड़े छोटे लेवल की इश्यूज में आपको क्लाइमेट चेंज का बताता हूँ। जब साइक्लोन आता है, दैट इज ऑल्सो एन इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। हम सारे लोगों को एक साइक्लोन शेल्टर में लेके जाते हैं। वहां अगर किसी को बैड टच हुआ, किसी एडोलेसेंट गर्ल्स के ऊपर, और वो रेज करना चाहा वो बैड टच के बारे में, मिसबिहेव हुआ, मैनहैंडल हुआ, वो रेज करना चाहा, तो उसी मोमेंट में कम्युनिटी क्या बोलता है कि इतने बड़ा आपदा आ रहा है, आपको अभी ये सूझ रहा है। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ए गर्ल चाइल्ड कॉम्प्रोमाइज हो जाता है उसी लेवल पे। जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए सेपरेट अरेंजमेंट करना मुश्किल हो जाता है। जो जिस तरीके की आपको मिटिगेशन प्रोसेस में जब खाना पीना सब दिया जाता है, उसमें आजकल थोड़े बहुत आप लोगों की जो प्रेशर बिल्ड हुआ है तब तो थोड़ा चेंज हुआ है, नहीं तो हम लोग मेंस्ट्रुअल पैड कब देखे हैं कि जब राशन डिस्ट्रीब्यूट होता है या इस तरीके की इवेंट में सपोर्टिंग मटेरियल दिया जाता है। तो डेफिनेटली ऐसे चीजें होते हैं। जब फ्लडिंग होता है, सारे बुक्स आपकी पानी में आ जाता है, क्या सरकार दूसरे बार फेर देता है ऐसे टेक्स्ट बुक? नहीं देता है, उसको फिर डिपेंड करना पड़ता है दूसरों के लिए। सबसे ज्यादा तो स्कूल आपकी शेल्टर होम हो जाता है, तो स्कूल इतना दिन तो स्कूलिंग बंद हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं। जब घर में पानी नहीं मिलता है तो पानी लेने के लिए कौन जाता है? वही घर की लड़की जाती है, जितना दूर भी हो, पढ़ाई छोड़ के जाती है। तो इस तरीके की बहुत सारे जो विशियस साइकिल क्रिएट होते हैं, उसमें महिलाएं और बच्चे ये दोनों ज्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि खाना, न्यूट्रिशन, हेल्थ, ये सारे एस्पेक्ट्स उसमें अफेक्टेड होते हैं। एंड आप सही तरीके से आइडेंटिफाई किए हैं। हम लोग इसीलिए जब कम्युनिटी लेवल पे आप क्लाइमेट चेंज प्रिपेयर्डनेस की बात करते हैं, तो आप बच्चों की पर्सपेक्टिव की हिसाब से भी उसमें बात करें।
बच्चों की तरफ से भी कोई कुछ बोले और बात करें, तो ये देखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने कि बच्चों की तरफ से कोई बात रखे। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को हम उतनी महत्वपूर्णता देते ही नहीं कि बच्चा है, क्या ही करेगा, क्या कर रहा है, पढ़ रहा है तो पढ़ने से उठा दिया, कुछ वो पूछ रहा है तो उसको झिड़क दिया। तो ये सही बात है कि बच्चे हमारी प्राथमिकता में उस तरह से नहीं है कि हम जैसे एक छोटा सा बीज होता है उसकी अच्छी सी केयर करें तो वो एक अच्छा फल फूल दे, लेकिन बच्चे उसमें नहीं है। और जैसे कि स्कूलों में आपने सही कहा कि किताबें बिक जाती हैं तो गवर्नमेंट नहीं देती उसको, और शेल्टर्स बन जाते हैं स्कूल। तो उन बच्चों का जो पढ़ने की इच्छा रखते हुए भी बेचारे नहीं पढ़ पाते हैं, तो ये बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। मैं ज्योति जी से कहूंगी, क्या वो कुछ अपनी बात रखना चाहती हैं? क्या उनका कोई सवाल या किसी साथी का कोई सवाल है तो प्लीज। Thank you, Arunima. Thank you so much, sir. You have very nicely explained the topic, particularly our जो हम लोगों का मतलब सोच था, जो हम लोगों को चाहिए था कि रोल ऑफ यूथ क्या होगा, तो वो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। वो जरूर हम लोग मेंटरशिप करते हुए यूथ को, युवाओं को, हमारे साथियों को बताएंगे। मेरे पास एक सवाल आया है कि एक आंगनवाड़ी वर्कर जो हमारे साथ वही उड़ीसा से जुड़े हैं, तो उनका सवाल है कि उन्होंने देखा है कि एक आंगनवाड़ी वर्कर अपनी 2 लड़कियों को मतलब जो कि चाइल्ड मैरिज के एज में है, उनकी शादी करने की मतलब कोशिश कर रही है, लेकिन वो कर नहीं पा रही है। तो क्योंकि ये लोग उसके पीछे हैं कि आप अगर करोगे तो हम आपके बारे में कंप्लेन कर देंगे। तो उनका ये सवाल है कि वो कैसे खुद को हाइड करके, अपना आइडेंटिटी हाइड करके कैसे कंप्लेन कर सकते हैं और कहाँ पे करेंगे। दो चीज है इसमें। एक तो है कहीं अगर किसी का शादी होने की गुंजाइश है, then as per Juvenile Justice Care and Protection Act, they will be considered a child in need of care and protection, CNCP. तो CNCP अगर वो हैं, दैट इज डेफिनेशन में ये है, तो आप इसको देख सकते हैं जे एक्ट में। अगर वो CNCP है, देन ऑटोमेटिकली उनका राइट्स आ गया कि दे नीड टू बी प्रोड्यूस बिफोर द चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, and it is the duty of the child welfare committee to ensure the best interest of those children. तो उसमें बेस्ट इंटरेस्ट कैसे हो सकता है? एजुकेशन को कंटिन्यू करना, फाइनेंशियल इश्यूज है तो स्पॉन्सरशिप सपोर्ट देना, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं। टेम्पररी शेल्टर प्रोवाइड करना, अगर पेरेंट्स के पास रहने से उनका हार्मफुल कुछ होने वाला है तो देन दे कैन प्रोवाइड अदर सेफ प्लेसेस टू स्टे। तो ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं। दूसरा है कि क्यों शादी की कोशिश हो रहा है। आप वो अगर एड्रेस नहीं करेंगे और जबरदस्ती बंद करवाएंगे तो उसी गांव से निकल के वो दूसरा कहाँ जाके वो शादी करवा देंगे। ऐसे बहुत केसेस हम लोगों ने देखा है कि बाई फोर्स आप जहां बंद करते हैं, वो रात को निकल के सुबह जाके दूसरे कहीं जगह पे वो शादी करवा दे के चले आते हैं। तो वंस शादी हो जाता है तो देन प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के हिसाब से दैट इज लेजिटिमाइज। तो शादी नहीं होने तक आप रोक सकते हैं, एक बार शादी हो गया तो ये लीगल है। तो इसीलिए हम लोगों को देखना है कि शादी क्यों करवा रहे हैं। वो मूल कारण जो है वो फाइनेंशियल है, सोशल है, रिलीजियस है, क्या है, उसको एड्रेस हम लोगों को करना चाहिए उस टाइम पे। अगर उनकी फैमिली में प्रॉब्लम है, माइग्रेशन में जाना है, तो हाउ टू एड्रेस दैट देयर आर स्कीम्स, देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट हम लोग आइडेंटिफाई किए थे, लगभग 13 डिपार्टमेंट जो रोल प्ले कर सकते हैं इस तरीके की वनरेबिलिटी को एड्रेस करने के लिए। तीसरा है डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज एफर्ट्स, अगर वो शादी करवा रहे हैं, आंगनवाड़ी वर्कर एक्चुअली इज द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी जो इन्फॉर्म करेंगे उनकी चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर को, जो कि CDPO हैं। अभी उड़ीसा में पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं जो चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर है। अगर वो वही कम्युनिटी में रहते हैं, इसीलिए डरते हैं बताने के लिए, क्योंकि अगले दिन उन्हीं के खिलाफ दूसरे तरीके की कंप्लेन वो कम्युनिटी के लोग कर देते हैं, अंडा नहीं दिया,
टेक होम राशन नहीं दिया, इंटेंशनली कर देते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा एक्सपोज होना नहीं चाहते हैं। तो इन दैट केस 1098 इज द वेरी अप्रोप्रिएट नंबर, 298 इज द वेरी अप्रोप्रिएट नंबर, जहां आप आपकी आइडेंटिटी बिना डिस्क्लोज करते हुए आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो वहां आप इन्फॉर्म कर दीजिए। देन इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चाइल्ड लाइन कोऑर्डिनेटर टू रेस्पॉन्ड टू दैट केसेस। वो आके उनको रेस्क्यू करेंगे, CWC में प्रोड्यूस करेंगे एंड बेस्ट इंटरेस्ट को एंश्योर करेंगे। दिस कैन बी द प्रोसेस। Thank you, sir. Thank you so much. Arunima, over to Arunima. थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू सो मच सर। अब मुझे लगता है कि हमें हमारा समय भी हो गया है और सर ने बहुत ही अच्छे से चीज़ों को बताया है, आपने युवाओं की भूमिका को बताया है कि हम अपने तरीके से अपने प्लेटफॉर्म से क्या कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं हमारे जो मनोज जी हैं, राजस्थान के युवा साथी हैं, मैं बुलाना चाहती हूँ, उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और धन्यवाद करें सबका और हम समापन की ओर चलते हैं। तो मनोज जी, शायद नेटवर्क इशू कुछ है, तो ठीक है। तो अभी किसी का कोई सवाल नहीं है और मैं सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि बहुत ही अच्छे से उन्होंने बहुत ही PPT के माध्यम से और अपनी बात के माध्यम से बहुत ही अच्छी हिंदी में आपने हमें बहुत अच्छी मेरा हिंदी एक्चुअली बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन नहीं मैं फिर भी मैनेज कर लिया। नहीं सर, बहुत ही वो अच्छा दिक्कत हो था। सकता है बहुत आपको। अच्छा, वेरी बहुत नाइसली ही प्रेजेंटेड अच्छा इन था। हिंदी। हाँ, इसलिए मैंने बोला कि बहुत अच्छी हिंदी में आपने बहुत ही अच्छे से अपना PPT रखा और अपनी बात रखी। और ये बात बिल्कुल सही है कि हम जहाँ अपनी भूमिका निभा सकते हैं हमें निभाते रहना चाहिए। और जो हमारी जो बच्चियां हैं वो जो पिछड़ रही हैं उन्हें लाइफ स्ट्रीम में लाना है और अपने साथ रखना है, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो बहुत सारी चीजों से लड़ती है और आगे लाती है, आवाज उठवाती है और अपने मुद्दों के बारे में जागरूक करती है, अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करती है। तो जो शिक्षा है बहुत जरूरी है। स्कूल नहीं है तो स्कूल में जाना चाहिए, आउट ऑफ जो चिल्ड्रन बच्चे हैं उनको लेना चाहिए। तो ये एक शिक्षा एक बहुत बड़ा माध्यम है। तो मैं आपका फिर से आपने हमें समय निकाला और मुझे उम्मीद है कि आगे हम इस पर एक बार और हम अपना एक ऑनलाइन वर्कशॉप करना चाहेंगे या वेबिनार करना चाहेंगे, तो आपसे हम समय लेंगे दोबारा से। तो आप मुझे उम्मीद है कि आप हमें तब भी समय देंगे। तो मैं हमारे जो अलग अलग राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के जो हमारे युवा साथी जुड़े हैं उन सभी का मैं बहुत आभार करती हूँ कि वो हमारे साथ जुड़े रहे और अपनी हमें सुना। मुझे उम्मीद है कि आज का जो वेबिनार है बहुत ही अच्छा रहा होगा और सीखने को मिला है, ये इस बात का मुझे यकीन है। तो इसी के साथ सर का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे जो साथी है उनका बहुत धन्यवाद, हमारी इंडियन यूथ फेडरेशन की जो टीम है, भारती, ज्योति जी, आरजी जी, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सभी को धन्यवाद, आप हमारे थैंक साथ यू। जुड़े। मेरे तरफ से भी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे एक अपॉर्चुनिटी मिला आप लोगों से बातचीत करने के लिए। एंड युवा जो हैं वो जरूर वॉइस रेज करें, लेकिन मार्जिनलाइज्ड लोगों के स्वर बने, तो सही और गलत को पहचाने, क्योंकि आजकल युवाओं को कैसे भी हो बहुत सारे लोग एंगेज कर जाते हैं और हम लोग उसी टाइम पे सोच नहीं पाते हैं कि जो मॉब साइकोलॉजी है वो मॉब साइकोलॉजी के हिस्सा बन जाते हैं हम लोग। तो हर एक युवा राइट क्या है, रंग क्या है, उसको सोचें और मार्जिनलाइज सेक्शन के वॉइस बने। यही कामना के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू। हमारे बीच मनोज जी आ गए। मनोज जी, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिए। शुक्रिया सर। IYF की तरफ से मैं आपका एक बारी फिर से बहुत हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा। आपने इतने बेहद और बहुत संयोजित तरीके से हमें बताया कि किस तरह से यूथ जो है वो जो बालिकाओं की सुरक्षा को लेके चीज़ें जो हो रही है उसमें अपना रोल अदा कर सकता है।
और हमारे समाज में जो है आज पितृसत्तात्मक सोच की जो जड़ें इतनी कायम है, जिसने समाज को एक नई दिशा दी है। और लड़कियों का बाहर निकलना तो बहुत बड़ी बात है, उनको अभी अपनी बात रखने का भी प्रॉपर वो नहीं है। तो आपने जो हमारे युवाओं को और हमारी टीम को जो ये एक नज़रिया दिया है अपनी सोच के माध्यम से, मैं आशा करता हूँ कि आप इस सेशन से हमारे युवाओं में एक जागरूकता आएगी और समाज में वो जो है एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में इस मुद्दे पे काम करना शुरू करेंगे और समाज में जो है मुद्दों को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर जो है अपने घर से और अपने समाज से शुरुआत करेंगे। तो मैं IYF टीम को भी बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि वो जो है लगातार ऐसे वेबिनार आयोजित करते हैं, जिससे हमारे युवा साथियों को, हमारी सोसाइटी को, हमारे लोगों को जो है विभिन्न प्रकार के मुद्दों पे अपनी समझ पुख्ता करने का एक मंच मिलता है। तो शुक्रिया साथियों, मेरी तरफ से धन्यवाद। थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वेबिनार में। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन।